और चलिए बात देवभूमि की खबरों की भी कर लेते हैं। इन्वेस्टर समिट से जुड़ी खबर मिल रही है। 8 दिसंबर को समिट का पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद सीएम धामी का संबोधन भी होगा। फिर सीआईआई के महानिदेशक का संबोधन होगा। फिर बताया जा रहा उद्योगपति गौतम अडानी, सचिन जिंदल, संजीव पुरी, स्वामी रामदेव, कल्याण चक्रवर्ती समिट को संबोधित करेंगे। 9 दिसंबर को एनएसई के एमडी आशीष कुमार चौहान, मदर डेयरी के एमडी मनीष बंदलिश समेत 6 उद्योगपति समिट को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही भारत में डेनमार्क के राजदूत का भी संबोधन होगा। देहरादून में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां जोरों पर है। बुधवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम स्थल एफआरआई पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया है। इस मौके पर सीएम ने समिट के लिए बनाए गए मीडिया सेंटर का भी उद्घाटन किया है। सीएम ने कहा है कि समिट राज्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इससे सरकार कोई कमी नहीं रखना चाहती है। सीएम ने कहा कि पूरे शहर की सड़कों को दुरुस्त करने के साथ ही सौंदर्यीकरण भी किया गया। ऐसा उत्तराखंड में पहली बार हो रहा है। लाभकारी होंगे, राज्य में रोजगार देने के लिए जिनकी ज्यादा प्राथमिकता होगी, हम अपने उसमें भी उनको प्राथमिकता देंगे। उत्तराखंड में तो हमारे यहाँ की संस्कृति से वो परिचित हों, उसमें सभी प्रकार से यहाँ हमारे इन सभी डिपार्टमेंटों ने यहाँ पर व्यवस्था की है, चाहे पर्यटन डिपार्टमेंट हो, हमारा कल्चरल डिपार्टमेंट हो या फूड एंड सिविल सप्लाई हो, ये सारा का सारा जो है अलग से उसको स्ट्रक्चर किया गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के मद्देनजर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संदेश जारी किया है। सीएम ने अपने संदेश में कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्य में शामिल करने के लिए उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन किया जा रहा है। इकोलॉजी और इकोनॉमिक का समन्वय बनाते हुए इस निवेश को धरातल पर उतारा जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अधिक अवसर सृजित होंगे और इससे प्रदेश के विकास को अभूतपूर्व गति मिलने के साथ ही यहाँ की आर्थिक स्थिति को भी नई मजबूती प्राप्त होगी। नमस्कार। 8 और 9 दिसंबर को आयोजित हो रही इस इन्वेस्टर समिट 2023 में प्रदेश, देश, दुनिया से पधारे आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। डेस्टिनेशन उत्तराखंड की थीम पर आधारित हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का मुख्य उद्देश्य इकोलॉजी और इकोनॉमी का समन्वय बनाते हुए राज्य में अधिक से अधिक रोजगारों का सृजन और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए आगामी भविष्य में देवभूमि को संपूर्ण विश्व में एक अग्रणी राज्य बनाने के सपने को साकार करना है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए करीब 40 से ज्यादा आईएएस पीसीएस अफसरों समेत कुल 303 अफसरों को लाइजन अधिकारी के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई है और समिट के लिए करीब 8 से 10,000 सिटिंग कैपेसिटी का हॉल बनाया गया है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी में सिटिंग अरेंजमेंट किया गया है। प्लेटिनम कैटेगरी में पीएम के साथ ही करीब 150 के आसपास बड़े उद्योगपति बैठेंगे। 15 से ज्यादा देशों के राजदूत भी इस समिट में शामिल होंगे। न्यूज़ 18 इस मुख्य हॉल का जायजा लिया। 8 दिसंबर से शुरू होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये वो मुख्य हॉल है जहां पर इस पूरे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का मुख्य आयोजन होना है। इसी हॉल में प्रधानमंत्री आएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 अलग से चेयर लगाई गई हैं, जिनमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य जो बड़े उद्योगपति हैं वो यहाँ पर बैठेंगे। इस पूरे हॉल की करीब जो कैपेसिटी है, जो मोटा मोटा एक आंकलन किया गया है, 10,000 लोगों के बैठने की क्षमता का ये हॉल तैयार किया गया है। पूरे हॉल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली जो क्यू होगी, जिसमें प्रधानमंत्री होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, इस क्यू को प्लेटिनियम कैटेगरी दी गई है। इसमें करीब 100 से 150 लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है, जिसमें देश के बड़े उद्योगपति शामिल होंगे जो प्लेटिनम क्यू में बैठेंगे। इसके साथ साथ दूसरी जो क्यू होगी वो डायमंड क्यू होगी। डायमंड क्यू की जो कैपेसिटी है वो 200 से 250 के आसपास है, यानी कि इसमें 200 से 250 जो उद्योगपति हैं, जो यहाँ पर गेस्ट हैं, वो इस डायमंड क्यू में बैठेंगे। और उसके बाद डायमंड क्यू के बाद आप देख सकते हैं जहाँ आपको
हरी चेयर नज़र आ रही हैं। अभी यहाँ पर पंडाल को तैयार किया जा रहा है। इसको गोल्ड कैटेगरी का दर्जा दिया गया है और गोल्ड कैटेगरी की कैपेसिटी करीब 6 से 7 हजार लोगों की बैठने की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। 8 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे। 3 से अधिक केंद्रीय मंत्री भी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। 15 से अधिक देशों के राजदूतों का भी पहुंचने का यहाँ पर कार्यक्रम है। तो समापन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि इसी पंडाल में, इसी हॉल में पहुंचेंगे। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। हरिद्वार लोकसभा से संत को टिकट दिए जाने की मांग ने अब जोर पकड़ लिया है। गौरी शंकर गौशाला आश्रम में आयोजित एक संतों के कार्यक्रम में कई संतों ने मंच से आगामी लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियों से संत को ही टिकट दिए जाने की बात दोहराई है और अभी तक साधु संतों का एक गुट ही इसकी मांग कर रहा है, लेकिन अब कई अन्य संतों ने भी मांग उठाई है। साधु संतों का कहना है कि हरिद्वार की पहचान धर्मनगरी के रूप में है, इसलिए एक संत को ही हरिद्वार का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। अगर सभी राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो संत को टिकट देगी तो हरिद्वार लोकसभा सीट से संत को ही सांसद चुना जाएगा। भले ही वो सफ़ेद कपड़ों में एक संत है, उन्होंने देश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दी। पूरे विश्व में जो आज स्वरूप है भारत का वो बहुत ही अद्भुत है। ठीक इसी तरह से आदरणीय योगी जी को देख रहे हैं हम लोग, तो मुझे लगता है कि तीर्थों में कम से कम कुछ ऐसा होना चाहिए कि तीर्थ में संतों का नेतृत्व अगर मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है। लेकिन जब से दिल्ली की सत्ता पर एक बहुत आदर्श एक साधु पुरुष कह लीजिए मोदी जी आए हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी आए हैं, तो फिर से भारत अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू हुआ है, विश्व में प्रतिष्ठा बढ़ी है। और हरिद्वार से हमारे सहयोगी पुलकित हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, जरा बताइएगा, हरिद्वार में जिस तरीके से संतों की मांग यहाँ पर उठी है कि सभी पार्टियों से संतों को टिकट मिलना चाहिए, अब इसको लेकर संतों का क्या कुछ कहना है? लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और इस बार हरिद्वार लोकसभा सीट से संतों को टिकट दिए जाने की मांग जो है संतों के द्वारा जो है उठाई जा रही है। अभी तक हमने देखा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए या अलग अलग कार्यक्रम के जरिए संतों का एक गुट जो है इस मांग को उठा रहा था, कुछ ही लोग उसमें शामिल थे, लेकिन अब अलग अलग संतों के द्वारा अलग अलग मंचों से भी इस मांग को जो है दोहराया जा रहा है। एक कार्यक्रम जो शौर्य दिवस नाम का एक कार्यक्रम कल आयोजित हुआ था, उसमें कई बड़े नामी ग्रामी संत वहां पर मौजूद थे, उनके द्वारा भी इस मांग को जो है उठाया गया कि हरिद्वार ऋषिकेश जैसी तीर्थ नगरी का जो प्रतिनिधित्व हो लोकसभा में, उसको एक अगर संत करेगा तो ये अच्छा रहेगा, क्योंकि हरिद्वार एक जिला है, एक सामान्य जिला जैसे सभी जिले होते हैं उसी तरह का एक जिला हरिद्वार है, लेकिन जो हरिद्वार की जो पहचान है वो देश में विदेश में एक धर्म नगरी के रूप में है, तीर्थ नगरी के रूप में। हरिद्वार को साधु संतों की नगरी कहा जाता है, तो इसलिए अगर यहाँ से जो संत को चुना जाएगा, अगर संत यहाँ से सांसद बनता है तो वो यहाँ की छवि के लिए और यहाँ के विकास के लिए अच्छा होगा। इसीलिए सभी पार्टियों से जो है मांग करी जा रही है, बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, सभी पार्टियों से ये मांग की जा रही है संतों के द्वारा कि इस बार जो है एक संत को ही टिकट दिया जाए, ताकि किसी भी पार्टी का कैंडिडेट जो भी जीतेगा सांसद के रूप में वो एक संत ही बनेगा। इस तरह की मांग जो यहाँ पर की जा रही है। हालांकि पार्टी के लिए भी इस पर जो है विचार करना वो बहुत ज्यादा आसान नहीं होगा, क्योंकि एक बार भाजपा स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी को टिकट भी दे चुकी है और उनको जो है उसमें जीत नहीं मिली थी। और उसके अलावा जो संतों का जो वोट परसेंटेज है यहाँ पर साधु संतों का, वो हरिद्वार क्षेत्र में जो है वो बहुत जो सीमित है, वो निर्णायक देखने वाली बात होगी कि क्या सभी पार्टियों की तरफ से क्या रिएक्शन आता है जिस तरीके से संतों की तरफ से टिकट की मांग की गई है। शुक्रिया इस जानकारी के लिए। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है, 9 दिसंबर को होनी है IMA पासिंग आउट परेड। बताया जा रहा है POP से पहले आज होगी कमांडेंट परेड। सैन्य प्रशिक्षण के दौरान अच्छा प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को सम्मान किया जाएगा और 343 देश के और 29 मित्र देशों के कैडेट्स जो हैं POP का हिस्सा बनेंगे। तो बताते चले आपको 9 दिसंबर को IMA पासिंग आउट परेड होनी है, उसकी तैयारियां भी देखने को मिल रही हैं। बताया जा रहा है कि POP से पहले आज कमांडेंट परेड जो है वो देखने को मिलेगी। और हमारे सहयोगी सत्येंद्र परतवाल हमारे साथ जुड़ गए। सत्येंद्र, जरा बताइएगा, क्योंकि 9 दिसंबर को IMA पासिंग आउट परेड होनी है, उसके लिए क्या तैयारियां?
बिल्कुल चांदनी, क्योंकि 9 दिसंबर को होने वाली जो आईएमए पासिंग आउट परेड है उसके लिए एक भव्य तैयारियां यहां पर देखने को मिल रही है। मैं अभी आईएमए के ठीक उसी चैटविट बिल्डिंग के ठीक सामने हूं जहां पे परेड होनी है 9 दिसंबर को। लेकिन आज यहां पे कमांडेंट परेड होनी है, ठीक उसी प्रकार की परेड होगी जिस तरीके की 9 नवंबर को होगी। और आज यहां पे कमांडेंट परेड होगी और उन सैन्य अधिकारियों को, यानी जो यहां से सैन्य अधिकारी बनने जा रहे हैं, उन अधिकारियों को यहां पे आज अवार्ड भी मिलेंगे जिन्होंने परीक्षण है उसके दौरान एक बढ़िया अपना वो दिया है। साथ ही अगर मैं आपको बता दूं क्योंकि करीब 91 साल इस पूरे बिल्डिंग को हो चुके हैं और यहाँ पे अभी तक करीब 65,000 से ज्यादा इस आईएमए ने सैन्य अधिकारी दिए हैं। इस टाइम 343 जो अधिकारी बताए जा रहे हैं जो भारत में अपनी सेवा देंगे। साथ ही जो मित्र देशों के 29 अधिकारी हैं जो यहाँ से अभी ट्रेनिंग लेके अब अपने अपने देशों में सेवाएं देंगे। जी बहुत शुक्रिया सतेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल जी के बाद बद्रीनाथ धाम के पूर्व धर्म अधिकारी भुवन चंद उनियाल जी को श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह कार्यक्रम का निमंत्रण आ चुका है, जिससे सभी लोग उत्साहित हैं। 22 जनवरी को सभी को समारोह में उपस्थित होना है। बद्रीनाथ धाम जी के मुख्य पुजारी रावल जी को बद्रीनाथ धाम के दौरे के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने निमंत्रण दिया था। बद्रीनाथ धाम से पूर्व में ही अलकनंदा नदी का पावन जल और पत्थर राम मंदिर निर्माण कार्य में भेजे गए हैं और आप राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सभी लोगों को निमंत्रण भी दिए जा रहे हैं। आज भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा, अयोध्या मंदिर स्थापना और भगवत कृपा से न्योता प्राप्त हुआ है। वस्तुतः जब राम मंदिर निर्माण की बात हो रही थी, हमने बद्रीनाथ धाम से पत्थर, हमने कलश माटी का, हमने कलश जल का, हमने ध्वजा बद्रीनाथ जी की भेजी थी और आज मन प्रसन्न है कि राम मंदिर से हमें 22 जनवरी के लिए न्योता आया है। और बद्रीनाथ धाम से हमारे सहयोगी नितिन सेमवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, जरा बताइएगा, क्योंकि देखा जा रहा है कि बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी जो हैं उन्हें अब निमंत्रण आ चुका है, यानी कि 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में वो भी गवाह बनेंगे उस पल के जिसका सभी को इंतजार है। आपके साथ अगर मौजूद है तो उनसे बातचीत करिए और काफी वो उत्साहित, और जो वहां के स्थानीय लोग हैं वो भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल चांदनी, अगर हम बात करें तो बड़े ही सौभाग्यशाली वो लोग हैं जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में उपस्थित होने के लिए अयोध्या नगरी जाएंगे, क्योंकि वर्षों की लड़ाई पूरी हो रही है और रामचंद्र जी का भव्य मंदिर बन रहा है। कल जब ये पत्र जोशीमठ पहुंचा पूर्व धर्माधिकारी जी का, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी काफ़ी खुशी थी और सीधे वो हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं और हम उनसे ही बात करते हैं कि कितनी खुशी महसूस हो रही है कि आपको प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया गया है और बद्रीनाथ धाम के जो मुख्य पुजारी है रावल जी, उनको भी बुलाया गया। कितनी खुशी हो रही है? मन बहुत प्रसन्न है। हमें पत्र मिला और कहीं न कहीं बरसों की एक तमन्ना थी, वो पूर्ण हुई। हमने बद्रीनाथ से और सुंदर सा पत्थर मंदिर के लिए भेजा था कई वर्ष पहले पूजा करके। हमने बद्रीनाथ से और मिट्टी भेजी थी जो भगवान ने स्वीकार की। हमने जल कलश भेजा था जो भगवान ने स्वीकार किया और भगवान ने आज हमें उस दिव्य कार्यक्रम में बुलाया है। मैं सौभाग्यशाली अपने को समझता हूँ कि मैं इस कार्यक्रम में वहाँ पे उपस्थित रहूँगा और मेरे समक्ष वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा। इस बात की मन में बहुत प्रसन्नता है। बस एक ही मांग भगवान बद्रीनाथ से होगी और भगवान श्री राम से होगी कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब लोग सुखी रहें, सब लोग संपन्न रहें और ये भारतवर्ष एक बार पुनः विश्व गुरु बन जाए। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः श्रोम श्रोम चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्वमानवाः। लोग पुनः इस देश को धर्म गुरु के रूप में प्रणाम करें, ये भगवान से निवेदन होगा।
बिल्कुल तो नितिन, आपने और देखा किस तरीके क्योंकि से साफ तौर पर उत्पाद देखा जा सकता है जिसे भी निमंत्रण पत्र मिला है वो काफी उत्साहित है, क्योंकि 22 जनवरी का इंतजार हर किसी को है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और बात कर लेते हैं, गुरुवार से बीजेपी डोनेशन प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। 5 रुपए से 2000 रुपए तक ये माइक्रो डोनेशन प्रोग्राम होगा, जो कि पीएम मोदी के नाम पर लिया जाएगा, और इसका उद्देश्य है लोगों को बीजेपी से जोड़ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी का 100 डेज चैलेंज प्रोग्राम गुरुवार से शुरू करेंगे, जिसमें 2015 में शुरू हुए नमो ऐप से लोगों को जोड़ा जाएगा। बीजेपी इसमें हर सांसद को 30,000 लोगों को जोड़ने का लक्ष्य दे रही है, ताकि लोकसभा चुनाव में जनता को पार्टी से जोड़ा जा सके। प्रोग्राम को रोचक बनाने के लिए अलग अलग कार्यक्रम भी दिए गए हैं, जिससे लोग बीजेपी से जुड़ सके, जिसको 100 दिन तक खुद पीएम मोदी देखेंगे। इस प्रोग्राम में पार्टी फंड के लिए लोगों से 5,000 रुपए से लेकर 2,000 रुपए तक मांग रहे हैं। ये समर्पण राशि है, और ये होता है कि जब व्यक्ति अर्थ से जुड़ता है, अर्थ का समर्पण करता है, तो वो भावनात्मक रूप से और ये एक समर्पित भाव से जुड़ता है। तो नमो ऐप भी ये एक सशक्त माध्यम बने सोशल मीडिया के क्षेत्र में, और अधिक से अधिक फॉलोअर्स इसमें बने, तो इस तरह से इस ऐप को और अधिक समृद्ध बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए ये समर्पण की राशि की व्यवस्था की गई। वहीं नमो ऐप को देख रहे संयोजक का कहना है कि सरकार की सभी योजना लोगों के लिए है। योजना कैसे लाभकारी है, जब वो इसमें पैसा देंगे तो इसकी गंभीरता को भी समझेंगे। मेन जो भूमिका रहेगी, एक एक व्यक्ति को जोड़ना। रोज के हमारे एक कार्यक्रम इसमें बना है कि उसमें हमें डेली रोज का 10 लोगों को जोड़ना है। ऐसे ही हमको क्रम वाइज वीकली, मंथली शुरू करना है इस कार्य को। और 7 तारीख से, जैसे मान लीजिए कि आप जुड़े इस कार्य में, आपने एक्टिविटी करी, तो 7 तारीख से आपके 100 दिन शुरू हो जाएंगे। माइक्रो डोनेशन प्रोग्राम की रणनीति लोकसभा चुनाव से पहले ही लोगों तक पहुंचने की है। साथ ही सोशल मीडिया पर भी दूसरी पार्टी से बीजेपी को आगे रखने की कवायद भी तेज कर दी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी, उनियाल की रिपोर्ट। पूर्व सीएम हरीश रावत पूरी तरह फिट न होने के बावजूद गुरुवार को धरना देंगे। हरिद्वार जिले के किसानों की मांगों को लेकर गांधी पार्क में ये धरना होगा, और जिसमें गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने, बाढ़ प्रभावित किसानों को मुआवजा देने जैसी मांगे शामिल हैं। हरीश रावत ने कहा कि राजनीति में कई कामों के लिए तबियत ठीक होने का इंतजार नहीं किया जाता है। आपको बताते चले 24 अक्टूबर को रोड एक्सीडेंट के बाद ये पूर्व सीएम हरीश रावत का पहला धरना है। मुद्दा तो सब चीज़ों का इंतज़ार नहीं कर सकता, मेरे स्वस्थ होने का इंतज़ार नहीं कर सकता, इसलिए अपना कर्तव्य मान करके एक बार तो मैंने घर पर ही उपवास रखा, लेकिन फिर मुझे लगा नहीं, गांधी जी की शरण में जाना चाहिए। तो कल हम 11 बजे गांधी जी की शरण में जाएंगे, उपवास रखेंगे। एक तो मुआवजे की राशि बढ़ाने, 450 रुपया कम से कम गन्ने का खरीद मूल्य होना चाहिए। उत्तराखंड में 18 उत्पादों को जीआई टैग मिला है, और उसमें नैनीताल की मोमबत्ती भी शामिल है। अब सरकारी प्रयास के बाद इस कारोबार में बूम आने की उम्मीद भी जागी है। रिपोर्ट दिखाते हैं। नैनीताल की इन खूबसूरत मोमबत्तियों को जीआई टैग मिला है। साल 1970 से शुरू हुए इस कारोबार पर ग्रहण तो लग रहा था, लेकिन अब एक बार फिर से इसके दिन सुधरने जा रहे हैं। जलेनी के साथ सजावटी मोमबत्ती की डिमांड जीआई टैग के जरिए बढ़ने की उम्मीद है, तो नैनीताल की ये पहचान विश्व भर में अपना मुकाम फिर से हासिल करेगी। हालांकि कारोबारी जीआई टैग मिलने से तो खुश हैं, लेकिन कारोबार को जिंदा रखने के लिए मूलभूत सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। हम लोग का जो मटेरियल है, जो बनता है, वो बहुत डेलिकेसी का होता है, तो इसको हमको थोड़ा बनाने में, ट्रांसपोर्टेशन करने में दिक्कतें आती हैं। तो अगर गवर्नमेंट इस तरफ ध्यान दे कि हम लोग को चीज़ों को उपलब्ध कराया जाए, जो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो शायद ये कारोबार बहुत ज़्यादा तरक्की पर पहुंच जाएगा। दरअसल जीआई टैग मिलने के बाद न सिर्फ
उत्पाद को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलती है, बल्कि सामान की वैल्यू बढ़ने के साथ ही अच्छे दाम भी मिल जाते हैं। वहीं निर्यात बाजार में भी गुणवत्ता बेहतर मानी जाती है, जिससे कारीगरों से लेकर उत्पादक तक को सीधा फायदा मिल जाता है। हालांकि इसके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। तो निश्चित रूप से जो नैनीताल जनपद के प्रोडक्ट हमारे जीआई टैग हुए हैं अभी, तो इस टैग को मिलने के बाद उनका जो वैल्यू है वो बढ़ेगा और जो लोग उनके उत्पादन से जुड़े हैं उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। बहरहाल जरूरी है कि जीआई टैग के साथ ही इन कारोबारियों की समस्याओं का भी समाधान किया जाए, ताकि नैनीताल की ये मोमबत्ती देश के साथ विदेशों में भी घरों को रोशन कर सके। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और चलिए नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर भी। राज्य की नदियों में मशीनों से खनन के लिए सरकार हाईकोर्ट पहुंची और मशीनों से खनन की परमिशन मांगी है। रुद्रप्रयाग के क्षेत्र पंचायत जखोली की बैठक में सदस्यों ने जमकर बवाल काटा है। सदस्यों का कहना है कि बैठक में हमेशा अधिकारी गायब रहते हैं। रुड़की के कई इलाकों में प्रतिबंध के बावजूद कई नशीली वस्तुएं बेची जा रही हैं। वहीं पुलिस ने कहा है कि इस तरह की सामग्री बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राज्य की अदालतों में सांसद विधायकों पर दर्ज केसों की जल्द सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 2 हफ्ते में केसों की जानकारी मांगी है। अल्मोड़ा में लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। 6 विधानसभाओं के लिए जागरूकता रथ रवाना किए गए। बागेश्वर में युवा कल्याण विभाग ने जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया है, जिसमें झोलियां डांस की सभी ने तारीफ की है। हल्द्वानी में 3 दिन तक चलने वाले इंटर स्कूल बास्केटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत। टूर्नामेंट में कई स्कूलों के बच्चे शामिल हुए। जागेश्वर दौरे पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व महानिदेशक उन्होंने कहा है जागेश्वर धाम कुमाऊं की महत्वपूर्ण धरोहर है। उत्तरकाशी के ब्रह्माकाल के ब्रह्मा का पौराणिक मंदिर पर्यटन विभाग की उपेक्षा का दंश झेल रहा है। पर्यटन विभाग को मंदिर की कोई जानकारी नहीं है। बागेश्वर में ऐतिहासिक उत्तरायणी मेले की तैयारियों को लेकर डीएम की अध्यक्षता बैठक हुई है, जिसमें कई वर्गों के लोगों ने अपने सुझाव भी दिए हैं।